सीपीएम के नेक्स्ट वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में चूंकि आपने इतना पोर्शन पहले भी पढ़ रखा है कि एक्टिविटी और इमीडिएट प्रेडिसेसर एक्टिविटी, तो इसका हम एक नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। नेटवर्क डायग्राम जिसमें नोड होगा और एक्टिविटी होगी, और ये एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें ड्यूरेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हम सीपीएम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। कैसे ये प्रिपेयर होगा, इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, जिससे कि आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम को समझते हुए ये कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ए एक्टिविटी है और उसके आगे डैश लगा हुआ है। इसका मतलब कि ए एक्टिविटी की कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। बी के लिए भी वही है और सी के लिए भी वही है। आप आगे देख सकते हैं कि ए के लिए डी एक्टिविटी तब स्टार्ट होगी जब बी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इनमें कोई भी प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब कि ये तीनों एक्टिविटी एक नोड से स्टार्ट होंगी। तो आइए वो नोड बनाते हैं जिससे आप समझ सकें। तो वो नोड ये होगा, ये हमने यहाँ पर एक नोड बनाया और एक एक्टिविटी हमने इस दिशा में दिखाई ए। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको एक रफ डायग्राम बनाना होगा, उसके बाद एक फाइनल डायग्राम आप बनाएंगे। तो और बी एक्टिविटी ये हमने दिखाई और सी एक्टिविटी हमने ये दिखाई। इनकी लेंथ से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये दिखाना है कि ये ए एक्टिविटी है, ये बी है और ये सी है। तो ए एक्टिविटी ने कितना समय लिया, 2 मंथ्स का, तो ये हम ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे। बी एक्टिविटी ने कितना समय लिया, 5 मंथ्स का, ये हम 5 यहाँ लिख देंगे। और सी एक्टिविटी ने कितना समय लिया, 4 मंथ्स का, ये हम यहाँ 4 लिख देंगे। तो ये जो हमने 5, 4, 2, 5, 4 लिखा है, एक्चुअली ये क्या है, दीज आर ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीटिंग ए एक्टिविटी। नाउ अब हम बात करें डी एक्टिविटी। डी एक्टिविटी तब स्टार्ट होती है जब बी कंप्लीट हो जाए। तो बी कहाँ कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर। तो यहाँ से हम डी एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। अब डी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। डी एक्टिविटी को हम आगे भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं। अब ये किस दिशा में जाएगा, उसके लिए आपको सबसे पहले रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमने इसको नीचे की ओर ये ड्रॉ किया। तो ये आपकी डी एक्टिविटी है और डी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होती है, बी से, और कितना समय लेती है, 5। तो हमने इसके ब्रैकेट में लिख दिया 5। अब इसके बाद देखिए, ई एक्टिविटी स्टार्ट होती है ए से। तो ई एक्टिविटी स्टार्ट होती है ए से, इसका मतलब ए जब कंप्लीट होगा तो ई एक्टिविटी ये गई और ये हमने लिख दिया, नोट ये बना दिया। ई एक्टिविटी कितना समय लेती है, 7 का, स्टार्ट फ्रॉम ए। नाउ अगेन एफ एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है जो ए से स्टार्ट हो रही है। तो हमें यहाँ पर एक एफ एक्टिविटी भी बनानी पड़ेगी। तो ये हम यहाँ पर एफ एक्टिविटी लिख देंगे और एफ के लिए कितना समय लग रहा है, 3 मंथ्स का, और ये हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जी एक्टिविटी। बी एक्टिविटी से स्टार्ट होती है, जी से एक और एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, वो सॉरी बी से एक और एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी का ये था पॉइंट खत्म होने का, इमीडिएट प्रेडिसेसर ये है, बी के कंप्लीट होने से जी स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसके लिए आगे की ओर मूव करेंगे। ये हमने बनाया और ये आपका हो गया जी एक्टिविटी। और जी एक्टिविटी कितना समय ले रही है, 3 आवर्स का, ओके, 3 मंथ्स का। फिर एच एक्टिविटी है। एच एक्टिविटी सी और डी के कंबाइंड से निकली, मतलब सी और डी के कंप्लीट होने से एच एक्टिविटी प्रोसीड हो रही। तो देखिए, सी और डी कंप्लीट यहां हो रहे हैं, सी और डी, तो ये दोनों के ही नोड्स स्टार्ट होगा। अब हम बड़ा सर्किल बना देंगे और इससे कौन सी एक्टिविटी निकल रही है, सी और डी से एच। सी और डी से एच एक्टिविटी है, तो वो हम इस तरह से बना देते हैं। प्रश्न उठता है, सर कभी आप इस तरफ एरो ले जा रहे हैं, कभी आप इस तरफ एरो ले जा रहे हैं, ऐसा कैसे आपको पता है? तो एक्चुअली जब आप इसका रफ डायग्राम पहले बनाएंगे, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एरो हमें किस दिशा में ले जाना चाहिए। ठीक है, तो सी और डी से
सी और डी एक्टिविटी यहाँ फिनिश होती है, उससे एक एच एक्टिविटी स्टार्ट हुई और एच एक्टिविटी कितना समय लेती है, 6 मंथ का। फिर उसके बाद सी और डी से ही आई एक्टिविटी स्टार्ट होती है। इसका मतलब सेम नोट से हम एक और एक्टिविटी ले जाएंगे, ये है आई, और आई लेती है 2 मंथ्स का समय। और देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है आई एक्टिविटी 2 मंथ्स का समय ले रही, 2 मंथ का समय ले रही है आई एक्टिविटी, ठीक है। और फिर हम नाउ आगे ई एक्टिविटी से, ई एक्टिविटी के कंप्लीट होने पर जे एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो ई एक्टिविटी ये है, उसके कंप्लीट होने पर जे एक्टिविटी स्टार्ट हो रही, तो हम ये एक जे एक्टिविटी ले लेते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर जे लिख देंगे और उसके सामने हम लिख देंगे 5 मंथ। फिर के जो एक्टिविटी है वो एफ जी एच इन तीनों के कंप्लीट होने पर स्टार्ट हो। तो देखिए एफ ये है, जी ये है, एच ये है, मतलब ये तीनों जहां पर फिनिश होंगे वहां से के एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, इसे और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसे और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर हम एक सर्किल बना देंगे। क्यों? क्योंकि इस तीनों एक्टिविटी से के एक्टिविटी जनरेट हो रही है, तो हमने के एक्टिविटी को ये ऊपर की ओर दर्शा दिया और ये हमने लिख दिया के, और इसका जो ड्यूरेशन है वो है 4 मंथ। फिर एल एक्टिविटी एफ जी एस से स्टार्ट होती है। अगेन एक और एक्टिविटी है जो कि एल है और किससे स्टार्ट हो रही है, एफ जी एस से। तो हम एक एरो ले जाएंगे आगे की ओर और यहाँ लिख देंगे एल एक्टिविटी इट टेक्स टाइम 3 मंथ्स, और यहाँ पर इसने ये एक्टिविटी कंप्लीट की। कहाँ से स्टार्ट हो रही, एफ जी एच, एफ जी एच एक नोट पर खत्म होते हैं, वहीं से एल एक्टिविटी और वहीं से के एक्टिविटी स्टार्ट। नेक्स्ट एक्टिविटी है एम, जो आई के कंप्लीट होने पर स्टार्ट होती है। आई कहाँ है, ये, और आई से निकले कौन सी एक्टिविटी, एम एक्टिविटी। तो एम एक्टिविटी को हम ऐसे लिख देंगे, ये हो गई हमारी एम एक्टिविटी, और ये कितने समय ले रही है, 12 मंथ्स का। और इसके पश्चात आप देखिए एन एक्टिविटी है, एन एक्टिविटी दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जे एंड के एक्टिविटी। जे और के एक्टिविटी कहाँ है, ये है, जे और के एक्टिविटी ये हैं, इन दोनों के कंप्लीशन से, मतलब यहाँ पर एक सर्किल होगा और इनके कंप्लीशन से एक और एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज एन। अब प्रश्न उठता है, ये हमने एन एक्टिविटी बना दी और ये टाइम ले रही है 8 आवर्स। अब प्रश्न उठता है कि इंड नोड कौन सा होगा, कहाँ पर होगा। तो उसके लिए मैंने आपको पहले एक नियम बताया कि आप ये एक्टिविटी को देखिए और इन एक्टिविटीज को देखिए और देखिए कौन सी एक्टिविटी जो है जो इमीडिएट प्रेडिसेसर में नहीं है। तो आप पूरे चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे एल इसमें नहीं होगा, एम इसमें नहीं है और एन इसमें नहीं है। एल नहीं है, एम नहीं है, एन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ एल एम एन इस प्रेडिसेसर एक्टिविटी में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एल एम एन लास्ट में एक पॉइंट पर मिलेंगे, और ये हमारा हो गया इंड नोड, और जहां पर एल एम एन तीनों आकर मिल रहे। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द सीपीएम नेटवर्क डायग्राम। तो ये एक नेटवर्क डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया। अब आप देखिए इन सब में ये जो 2 7 5 8 3 12 I 2 H 6 3 5 ये जो लिखे हैं दीज आर ड्यूरेशन, दिस इज ए ड्यूरेशन। अब हमें इनका नाम लिखना होगा, तो हमने आपको बताया था नाम लिखने, इनका नोड का नाम लिखने का तरीका लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले हम यहाँ 1 लिख देंगे, 1, फिर ये 2 लिखेंगे, फिर नीचे देखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, नीचे देखेंगे 3, फिर 4, फिर ये होगा 5, आगे नहीं जाएंगे, ये होगा 6, फिर ये 7, फिर ये 8 और ये 9। तो कुल मिला के 9 इवेंट्स हुए। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वी रिक्वायर 9 इवेंट्स। नाउ अब दिस फर्स्ट पार्ट of your question has been completed. Now second part, determine the critical path. अब देखिए 1 से 9 तक पहुंचने के कई पाथ हैं,
एक तो ये पाथ है, इस पाथ को अडॉप्ट किया जा सकता है, एक ये पाथ है, इस पाथ को अडॉप्ट किया जा सकता है, एक ये पाथ है, इस पाथ को अडॉप्ट किया जाए, एक ये पाथ है, ये हम बैक नहीं जा सकते, इस ये भी पाथ अडॉप्ट किया जा सकता है। 1 to 4, 4 to 6, 6 to 9 जा सकते हैं, 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 9 भी जा सकते हैं, 1 to 2, 2 to 6, 6 to 8, 8 to 9. There are various paths, there are various activity involved to complete this task. But critical path is that part which require higher time, which require more time. अब वो टाइमिंग कैसे निकलेगी उसका एक प्रोसेस है, उसे हमें समझना होगा। तो इसमें देखिए चार्ट में हमने एक ये बना रखा है LCT और EST। ये LCT और EST क्या, LC के बारे में बताया था लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम और EST अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। तो इस तरह का ये जो स्क्वायर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसे हम हर नोड पर प्रिपेयर करेंगे। तो इस नोड पर भी हम ये बनाएंगे इस तरह का बॉक्स, इस नोड पर भी हम बनाएंगे इस तरह का बॉक्स, इस नोड पर भी, जितने नोड हैं सभी पर हम ये इस तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स प्रिपेयर करेंगे। ये देखिए, जरूरी नहीं है उसके ऊपर हो, नीचे भी हो सकता है, इट डिपेंड द पोजीशन ऑफ नोड। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर नीचे बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नीचे की ओर है, तो ये हम नीचे की ओर बना सकते हैं। ये छोटा बड़ा इस बॉक्स की साइज से मतलब नहीं है, हमें के लिए बताना है कि दीज आर द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वी नीड टू ड्रॉ 9 रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब ये जो ऊपर, अब देखिए इसमें हमने चार्ट में बता रखा है कि ऊपर का जो बॉक्स होगा वो LCT डिफाइन करेगा, नीचे EST। तो हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं कि ऊपर के बॉक्स में जो टाइम लिखा जाएगा दैट इज LCT लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, और ये आ जाएगा अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि इसमें आपने देखा कि अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम हमेशा ऑल नोड से स्टार्ट होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम नीचे वाले बॉक्स में है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की ओर जाएगा, इस तरह से ये मूव करेगा। अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम फर्स्ट नोड का हमेशा 0 रहता है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम फर्स्ट नोड का हमेशा 0 रहता है। हमने यहीं 0 क्यों लिखा, क्योंकि अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम हमेशा नीचे वाले बॉक्स में लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर फार्मूला एक है, हमें उस फार्मूले को अडॉप्ट करना पड़ेगा। फार्मूला ये है ESJ मतलब हमें इसका निकालना होगा। J मीन्स हम इस फार्मूले को इधर लिख देते हैं जिससे कि आप समझ सकें। इस फार्मूले में लिखा है ESJ इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट में ESI प्लस DIJ। DIJ मीन्स ड्यूरेशन, DIJ सिंपली ड्यूरेशन। दूसरा, और यहाँ पर मैक्स में यहाँ हमने I लिख दिया। और दूसरा फॉर्मूला LCI इज इक्वल टू मिनिमम, यहाँ पर लिखेंगे J, और LCJ माइनस DIJ। इन दो फार्मूले को हम अप्लाई करके सभी बॉक्स में EST और LCT को फिलअप करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है ESJ। अब अर्ली स्टार्टिंग टाइम हमेशा नीचे लिखा जा सकता है, और कितना है ये 0। अब हमें इसके लिए पता करना है कि यहाँ के लिए कितना लिखे। तो देखिए ESJ ESI निकालेंगे तो ESI की वैल्यू क्या है 0। ESI I मतलब इनिशियल, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 0, और प्लस ड्यूरेशन DIJ, ड्यूरेशन है 2, तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2। अब ये मैक्सिमम का अभी हम मीनिंग बताएंगे, लेकिन आप ये ध्यान देखिए ESI I का मतलब अर्लीस्ट स्टार्टिंग, इनिशियल स्टार्टिंग। अर्लीस्ट स्टार्टिंग ये क्यों 0 लिखा है, क्योंकि ये इनिशियल नोड है। ये 0 में ड्यूरेशन ऐड होगा, 0 प्लस 2
कम्स 2, हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं 0 + 5, 0 + 5 गिव्स 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। फिर इधर देखेंगे 0 + 4 गिव्स 4, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि यहां पर 2 नोड आए हुए हैं। अब दिस मैक्सिमम इज कमिंग इन पिक्चर। कैसे? अब देखिए, हमें ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जिस नोड पर आप सॉल्व करने जा रहे हैं उस पर सिंगल अगर एरो है, कमिंग एरो अगर सिंगल है, तो फिर हम सिंपली ऐड कर देते, तब ये मैक्सिमम पिक्चर में नहीं आता। लेकिन अब अगर इसमें देखिए 2 एरो मिल रहे हैं, तो हमें इन दोनों में देखना होगा विच वन हैज ए मैक्सिमम वैल्यू। तो कैसे देखेंगे? देखिए 5 + 5 नीचे वाली वैल्यू ESI। अब देखिए इन दोनों में इनिशियल वैल्यू ये हो जाएगी, ESI 5 हो जाएगा और ड्यूरेशन आपका 5, 5 5 10, तो यहां पर हम 10 लिखें। या देखिए आप 0 + 4, 0 + 4 4, तो कौन सा मैक्सिमम होगा? 4 की 10, तो मैक्सिमम हो गया 10, तो हम यहां पर लिख देंगे नीचे 10। इस चीज को हम फिर से एक बार बता दें। देखिए ESI और DIJ, ESI इसमें ESI 5 हो गया, इनिशियल है, ड्यूरेशन 5 है, तो 5 + 5 10 आया। ओके, मतलब यहां पर हम इस तरह समझ लें 3 to 4 नोड के लिए जो वैल्यू है ESI + DIJ, तो वो है 5 + 5 गिव्स 10, 3 to 4 नोड के लिए। लेकिन 1 to 4 नोड के लिए देखें, 1 to 4 नोड के लिए अगर हम देखें तो ESI 0 है, ESI + DIJ, ESI क्या है? 0, और DIJ है आपका DIJ ड्यूरेशन, दैट इज 4, तो 4। अब आप देखिए इन दोनों में मैक्सिमम कौन है? 10, ये वही चीज मैक्सिमम लिखी, तो हम यहां पर मैक्सिमम हमने लिख दिया 10। अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए देखिए यहाँ पे तो एक ही एरो इससे मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 7 to 9। अब वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये I हो गया, ये J हो गया, 7 to 9, ये हो गया 9। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखें, यहां पर देखेंगे तो आप इसका कोई वो नहीं है कि हम इधर से चलें या ये देखें, जो सामने आ रहा है उसे सॉल्व करते जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखो, इसको निकालने के लिए यहाँ पर 3 एरो आपस में मिल रहे हैं। कितने एरो मिल रहे हैं? 3 एरो। तो हमें यहाँ पर 3 बार ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक वैल्यू निकलेगी 2 to 6 नोड के लिए, एक निकलेगी 3 to 6 नोड के लिए, और एक वैल्यू निकलेगी 4 to 6 नोड। जिसके लिए वैल्यू मैक्सिमम होगी हम वही इस बॉक्स में नीचे की ओर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें, सबसे पहले हम ये देखें 2 to 6 नोड के लिए कितना होगा? 2 to 6 नोड के लिए 2 + 3 gives 5, 2 अर्लियर स्टार्टिंग टाइम और ड्यूरेशन। अब यहां पे देखिए 3 to 6 नोड के लिए, 3 to 6 नोड के लिए 5 + 3, 5 + 3 gives 8, और 4, ठीक है, एक और एरो हमारा यहां पर आएगा 4 to 6 नोड के लिए, 4 to 6, क्योंकि देखिए 3 एरो यहां पर मिले, एक एरो 3 to 6, यहां पर 4 to 6 नोड के लिए। 4 to 6 नोड के लिए देखिए 10 है और ये 6 है, 10 + 6 gives 16। तो आप देख सकते हैं सबसे मैक्सिमम इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो सबसे मैक्सिमम ESJ, इसके लिए ESJ की जो वैल्यू होगी वो इन तीनों में सबसे मैक्सिमम कितनी है? 16, तो हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। ये तरीका है। अगर सिंगल एरो है, जैसे यहाँ सिंगल एरो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल एरो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल एरो प्रॉब्लम है, ये सिंगल एरो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि 10 + 2 आर डायरेक्टली, 10 + 2, 10 + 2, इसमें 10 है और ये 2 है, तो ये ऑटोमेटिकली आप में लिख देंगे 12, सो सिंपल। तो ये हो गया 16। अब यहाँ पर 2 एरो आए हैं, तो 16 + 8 24, और 8 + 5 13, 16 + 8, सॉरी ये 4 है, मैं 8 ऐड कर रहा था, सॉरी ये 4 है, तो ड्यूरेशन को हमें ऐड करना। 16 + 4 20, और 9 + 4 14, तो विच वन इज मैक्सिमम? 20, तो 16 + 4 20।
अब हमने इतने अर्ली स्टार्टिंग टाइम निकाल लिए हैं, अब ये लास्ट का अर्ली स्टार्टिंग टाइम देखिए कितना है, 20 + 8, 8 to 9 नोड के लिए 20 + 8, और ये आपका बनेगा 28, फिर 16 + 3 19, और 12 + 12 24, कौन सा मैक्सिमम है 28, तो हम 28 यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से हम ये जरूरी नहीं है निकालना, लेकिन आप दिखाना चाहें तो वहाँ ये बता सकते हैं, हर नोड के लिए बता सकते हैं कि भाई 9 के लिए 9 जो नोड पर फाइनल नोड पर पहुंचने के लिए 8 to 9 है, 6 to 9 है, और 7 to 9 है। विच वन इज मैक्सिमम 8 to 9। हाउ इट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। तो आप इस फार्मूले की मदद से इसको निकाल। तो ये तो हमारा था ESJ जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन चलता। अब LCI जो है वो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम फॉर ऑल नोड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वो बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू कहाँ लिखी जाती है ऊपर। तो देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये 28 है, तो यहाँ पर जो LCI की जो वैल्यू, क्योंकि अब इधर से इधर चलेंगे तो ये अब सब आई हो जाएंगे, ये आई ये जे, इधर से इधर ये आई ये जे, इधर से इधर ये आई ये जे, बस समझ में आ रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल ये हो जाएगा और फॉरवर्ड ये हो जाएगा। तो 28 हम 28 ही लिखेंगे, यहाँ पर मैं 28 लिखा। अब देखिए 28 LSJ 28 हमारी वैल्यू ये हो गई। अब इधर से इधर की ओर हम मूव करेंगे तो 28 इस फॉर्मूले को लगाएंगे, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए कि इस फार्मूले को हमें अप्लाई कब करना है, जब ESG हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमें इससे इसमें पहुंचने की क्यों जरूरत है, क्योंकि अब हमें इसके लिए EST निकालना है ऊपर। इसकी वैल्यू 28 ये दोनों सेम रहेंगे, तो 28 में 8 को लेस करेंगे, ये देखिए लिखा है, ये हमेशा I होगा, ये हमेशा J, ये फिक्स है, ये नहीं कभी चेंज होंगे, ये हमेशा I है, ये हमेशा J। तो LCJ की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 28, और DIJ की वैल्यू है 8, और यहाँ पर कितने नोड मिल रहे हैं, यहां से तो यहाँ एक ही सिंगल एरो जा रहा है, यहाँ पर सिंगल एरो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, सिंपली 20। क्यों, क्योंकि देखिए LCJ की जो वैल्यू है, LCJ ऊपर लिखा है ये 28, और इसमें से ड्यूरेशन लेस कर दिया जाएगा, कितना आया 20, वो हम 20 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इधर आइए, इस तरफ एरो में देखते हैं, इसमें 28 है, और ड्यूरेशन आपका कितना है 3, ड्यूरेशन आपका है यहाँ पर 3। लेकिन एक चीज यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि (28 - 3 gives 25). Okay, 28 - 3 gives 25, and 20 - 4 gives। अब देखिए इस नोड पर अब बैकवर्ड डायरेक्शन में इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको कौन से दो पाथ है, एक 8 to 6 और एक 9 to 6 है, और कोई दूसरा पाथ नहीं है। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो आप देखिए 28, अगर हम 9 to 8 की बात वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमें 8 से 6 पे जाना है, 9 से 6 पे जाना। तो 8 से 6 पे जाने के लिए इस 20 में 4 लेस करेंगे तो आएगा 16। इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर है आपका LCJ, ये है LCJ, और इस पर ड्यूरेशन 20 - 4 गिव्स 16, और यहां पर चलें 28 - 3 गिव्स 25। विच वन इज मिनिमम, मिनिमम हो गया 16, तो हम यहाँ पर 16 को लिख देंगे। इस वीडियो को बार बार जब देखेंगे तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इन दोनों में अब देखिए यहां पर आते हैं, यहां से तो एक सिंगल ही एरो आ रहा है, कुछ सोचना नहीं है। 28 - 12 सिंपली 28 - 12 गिव्स 16, तो हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। जिस नोड पे पहुंचना आपको ये देखना वहां पर एरो कितने निकल रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए
दो एरो निकल रहे थे, इसलिए हमने इन दोनों में मिनिमम देखा। अब क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ से केवल एक ही एरो निकलना है, तो हमें इसमें कुछ नहीं देखना होगा। सिंपली 20 - 9 को हम लेस कर देंगे 20 -5, 20 ये LCJ, ये J है और ये I है, सिंगल एरो है, सिंपल सा 20 - 5 गिव्स 50। जितने भी सिंगल एरो वाले होते हैं वो दिक्कत नहीं करते हैं उसका, क्योंकि उसमें हमें मिनिमम नहीं देखना होता है। मिनिमम वहां पे देखना होता है जहां पे दो वैल्यूज या दो से ज्यादा वैल्यूज, तो दोनों में कौन सी मिनिमम वैल्यूज। आइए अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से कितने एरो निकल रहे हैं, दो एरो निकल रहे हैं। इसका मतलब अब हमें इसमें देखना पड़ेगा इस वैल्यू के लिए इन दोनों में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी। तो आप देखिए 16 - 6 एक 10 आएगा, और 16 - 2 कितना आया 14। ऊपर वाले में से घटाना, ये देखिए एलसीजे ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पर हम दो वैल्यू क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो एरोज निकले हुए हैं। यहाँ पर सिंगल एरो था, यहाँ पर भी दो एरो निकले थे इसलिए हमने देखा। यहाँ पर सिंगल एरो था इसलिए कोई नहीं देखा। यहाँ सिंगल एरो है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सिंगल एरो है कोई। सिंगल एरो मीन सिंगल वैल्यू, डबल एरो मतलब डबल, दो वैल्यूज, उन दो वैल्यूज में मिनिमम देखना होगा आपको। तो यहाँ देखिए इन दोनों में मिनिमम वैल्यू, इन दोनों के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो आप देखिए 16 - 6 गिव 10 और 16 - 2 गिव्स 14, तो मिनिमम वैल्यू आपकी बनी 10। अब देखिए यहाँ पर फिर दो नोड आ गए, फिर दो नोड है यहाँ पर। तो इसमें देखिए 16 - 3 13, और ये देखिए यहाँ पे दो एरो निकले ना, 16 - 3 13 एंड 10 - 5 5, विच वन इज लेस 5। और लास्ट में भी देखें तो यहाँ से तीन एरो निकल रहे हैं, उन तीन एरो में देखेंगे जो एक ही वैल्यू अभी बाकी है, इसके लिए भी देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए दो एरो निकल रहे हैं, तो एक 2 5 है और एक 2 6 है। इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे हम सॉल्व करें। निकालने तरीका है 16 - 3 13 और 15 - 7 8, विच वन इज लेस 8 हम लिख देंगे। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर तीन एरो निकल रहे हैं, तीन एरो के लिए 5 - 5 5 - 5 0, 8 - 2 6 एंड 10 - 4 6, तो 6 6 0, विच वन इज लेस 0। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 आ गया, और 0 आना भी चाहिए। यहाँ पर ये सेम रहता है, यहाँ पर ये सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर हमने स्टार्टिंग 0 लिया था, यहाँ से लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम 20। तो ये आपका अभी तो बहुत ही स्मॉल पाथ हुआ है। डिटरमिन द क्रिटिकल पाथ हम निकालने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कंडीशन क्या है क्रिटिकल पाथ निकालने की। व्हाट आर द कंडीशन, ये देखिए लिखा कंडीशन फॉर क्रिटिकल पाथ। ESI LCI के इक्वल होना चाहिए, ESJ LCJ के इक्वल होना चाहिए, और ESJ में ESI घटाओगे तो LCJ और LCI घटाओगे तो वो DIJ बराबर हो जाता है। आप कुल मिला के ये देखिए, अगर इन दोनों को देखेंगे तो ये तीसरा अपने आप करेक्ट हो जाता है। तो दीज 3 आर कंडीशन। अब देखिए ESI और LCI, ESI और LCI कहाँ मिलेंगे, देखिए सो सिंपल। इस क्वेश्चन में बता रहा है EST नीचे होता है, LCT ऊपर, नीचे EST ऊपर LCT। ESI II क्यों, क्योंकि इनिशियल है। JJ, इन दोनों में ये I ये J, इन दोनों में ये I ये J, इन दोनों में ये I ये J। तो आप देखिए इन दोनों में ये वैल्यू बराबर है, कौन सी वैल्यू, ESI LCI। ESI ये आपका हो जाएगा ESI, यहां लिख देते हैं ESI, और यहां लिख देते हैं EO LCI। यहाँ पर LCI, ये ऐसा ऐसे नहीं होना आपको, ऐसे होना LCI। LCI ऊपर लिखा जाता है, ECI नीचे। तो जहां जहां ये बराबर होंगे हमें उन्हीं को लेना। तो देखिए एक ये वैल्यू बराबर है, यहाँ पर एक ये वैल्यू बराबर है, एक ये वैल्यू बराबर है, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम इधर से इधर चले, नहीं इधर से इधर नहीं आएंगे, हमें उस पाथ को चुनना जहां पर वैल्यू बराबर। अब हम इधर से इधर का सोचे कि इधर से इधर का सोचे, क्योंकि यहां से तो दो पाथ मिल रहे हैं ना हमें, ये
और ये, तो इन दोनों में हम कौन से पाथ को लेंगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिसमें हमें मैक्सिमम टाइम प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें आ गई हमारी वो थर्ड कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए। देखिए कैसे थर्ड कंडीशन, ESI LCI, इसमें ESI LCI ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। यहाँ भी ये दोनों आपस में बराबर हैं, ESJ LCJ दोनों बराबर। अब थर्ड देखिए, 5 में 5 घटाइए, 5 में 5 घटाइए, 5 आ रहा है, ड्यूरेशन के इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 माइनस 4 6 आएगा, 10 माइनस 0 6 आएगा, और यहाँ ड्यूरेशन कितना है 4। तो हमें तो ये ध्यान में रखना ना कि ESJ और ESI मतलब इनका और इनका जो डिफरेंस होगा वो ड्यूरेशन के बराबर होना चाहिए। F5 और 5 का डिफरेंस देखिए 5 के इक्वल है। इसका मतलब जो आपका पहला ये वाला आपका पाथ बना, ये आपका पाथ है, इस पाथ ये पहला आपका हुआ। फिर दूसरे में ये देखिए, अब इधर से इससे कोई अब इसमें देखिए 5 10 माइनस 5 5 10 माइनस 5 5 मतलब पहली दो कंडीशन ओके हैं और थर्ड भी कंडीशन हमारी ओके है। तो अब हमारा दूसरा पाथ ये हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारा कि अब यहां पर आ गए, अब इधर वैल्यू तो ये दोनों सेम है नहीं, तो इधर हम जा ही नहीं सकते, इस तरफ जाएंगे। ये देखिए वैल्यू सेम है, तो 16 माइनस 10 6 आ रहा है, उस क्रिटिकल पाथ की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहां पर देखें आगे किधर जाएं, ऊपर जाएं कि इस तरफ जाएं, वही प्रॉब्लम हमारे पास। तो यहां पर हम ये कंडीशन देखेंगे, ये कंडीशन ऊपर की तो दोनों फुलफिल है, ऊपर की ये देखिए, ये जो कंडीशन यहाँ में लिखी है ये देखिए ESI, यहां से यहां जाने के लिए ESI और LCI, ESI LCI, ESJ LCJ, ESJ LCJ। तो प्रश्न उठता है कि हम इधर से इधर जाएं कि इधर से इधर जाएं, तो उसके लिए थर्ड कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। थर्ड कंडीशन में आप देखिए 20 माइनस 16 गिव्स 4, 28 माइनस 16 डजंट गिव्स 3। इसका मतलब थर्ड कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, 20 माइनस 16 गिव्स 4। तो हम इस पाथ को अडॉप्ट करेंगे क्योंकि ये हमारी थर्ड कंडीशन को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। अब जब हमने इस पाथ को अडॉप्ट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, एक इस पाथ से इस पाथ में जाना है तो सिंपली 20, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, 20 माइनस 8 28 माइनस 20 गिव्स 8, जो कि हमारी थर्ड कंडीशन जो हमारी फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पाथ हमारा होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमने डायग्राम बनाया है 1 3 4 6 8 एंड 9, दिस इज द क्रिटिकल पाथ, दिस इज द क्रिटिकल पाथ। तो हम यहां पे लिखेंगे क्रिटिकल पाथ बाय नेटवर्क डायग्राम। वो क्रिटिकल पाथ क्या है, 1 2 3 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 9, ये आपका बना। और इसमें एक्टिविटी कौन सी है, तो आप देखिए 1 से 3 में एक्टिविटी है B, इसका ड्यूरेशन कितना है, B का ड्यूरेशन है 5। और देखिए 3 to 4 का एक्टिविटी है D और उसका भी ड्यूरेशन है 5। 4 to 6 उसका उसमें एक्टिविटी है H और उसका ड्यूरेशन कितना है 6। 6 to 8 उसमें है K और उसका ड्यूरेशन कितना है 4। 8 to 9 उस 8 to 9 एक्टिविटी है N और उसका ड्यूरेशन कितना है 8। 9 क्रिटिकल पाथ
जो होगा क्रिटिकल पाथ है बी डी एच के और एन। एंड क्रिटिकल टाइम जो होगा वो कितना होगा? क्रिटिकल टाइम आपका 5 + 5 + 6 + 4 + 8, इनको ऐड कर लेंगे। 5 5 10 6 4 10 10 10, ये आया 28 मंथ। 28 मंथ। तो ये आपका जो पार्ट था वो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, डिटरमिन द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम ही है लॉन्गेस्ट टाइम। क्रिटिकल टाइम मीन्स इसी को हम यहाँ कह सकते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। अब जो सी पार्ट है जिसमें कंप्लीट टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट के बारे में पूछा गया है, किनका नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी का, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।